गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। कैसी चल रही है आपकी तैयारी, पढ़ाई पर कितना फोकस है, क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्या हम रोज़ जो भी चीज़ें हमें पढ़ाई जाती हैं क्या हम उनको वापस रिवाइज कर रहे हैं। अगर अभी भी नहीं कर रहे हैं तो अब करना शुरू कर दीजिए, है ना। क्योंकि देखो एग्जाम्स जब आते हैं उससे पहले हमारी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि हम अच्छे से अपने आंसर्स कर सकें, अच्छे से अपनी चीज़ों को लिख सकें। और वो कॉन्फिडेंस, वो विश्वास कब आएगा, जब हम रोज हमारी पढ़ाई अच्छे से करेंगे। चलिए, तो इसी एक अच्छे पॉजिटिव थॉट के साथ आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट लेसन अ लेटर टू गॉड कंप्लीट हो गया था, है ना। हमने उसके कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए हम लोग पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ताकि फिर आप अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स पढ़ सके और फिर उसके बाद में अगर कोई भी दिक्कत हमें होती है तो हम उस पर भी एक क्लास डिस्कशन की जरूर ले लेंगे, ठीक है। आज हम शुरू करेंगे जो हमारा लेसन 1 है, उसकी 2 कविताएं हैं, उसकी 2 पोम है, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस। हम कोशिश करते हैं कि अगर आज की क्लास में हमारी ये दोनों कविताएं हो जाती हैं तो भी देखते हैं, नहीं तो एक पोम तो आराम से हमारी कंप्लीट हो जाएगी। एंड आई थिंक मुझे लगता है हम दोनों, क्योंकि छोटी छोटी पोम है, छोटी छोटी कविताएं हैं, लेकिन दोनों ही कविताएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज हमको देती है ना। वो इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या है हमको वही समझना है और उसके लिए हम क्या करते हैं, आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं जिसमें हम दोनों कविताएं करने वाले हैं। तो पहले शुरू करते हैं डस्ट ऑफ स्नो से। जी हाँ, डस्ट ऑफ स्नो। कविता शुरू करने से पहले हम इनके कवि के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। देखो, जब भी आपके ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपके जो भी लेसन है, जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी पोम्स हैं, उनके ऑथर्स कौन है और उनके जो पोम्स हैं उनके पोएट कौन है, ये हमें पता होने चाहिए। ये हमें पता होने चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है कि आपसे पोएट का नाम पूछ लिया जाता है, 1 मार्क का क्वेश्चन होता है और हम लोग ये छोटी छोटी चीजें कई बार छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो बहुत ही अच्छे से आप या तो ऐसा कर सकते हैं कि आपका जो सिलेबस है, आपके जो टॉपिक्स हैं, उनको नोट्स जब बना रहे हैं तो पहले सबसे पहले यही लिख लें, है ना। सिलेबस 2023-24, उसमें सारे आपके जो चैप्टर्स हैं और जो पोम्स हैं, चैप्टर उसके सामने उसके ऑथर का नाम, पोम पोम के सामने पोएट का नाम, ये चीज कर लोगे तो फिर जस्ट एक बार उसको जब देख लोगे, रोज एक बार उन पेजेस को देख लो, है ना, तो आपको वो नाम याद होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज जरूर करनी है ताकि एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो वहां पर हम कोई गलती ना करें। और बार बार लिखोगे, बार बार देखोगे तो स्पेलिंग्स भी याद होने लग जाती हैं, ठीक है। तो चलिए, हमारी जो कविता है डस्ट ऑफ स्नो, उसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना। उसके पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि एक दो लाइन देखो क्या होता है, कई बार आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपको थीम पूछ ली जाती है कविता की, सेंट्रल आइडिया पूछ लिया जाता है, मैसेज पूछ लिया जाता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस में आप अपने आंसर की शुरुआत अगर उसके पोएट से या उससे करोगे तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ, बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की है, बच्चे को पता है कि क्या है ना। तो देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, जिनका बर्थ हुआ था देखो 1874 में और डेथ हुई थी इनकी 1963 में। ओके, 1874 इनका बर्थडे आता है 26 मार्च को और इनकी डेथ हुई थी जनवरी 29। पर डेट्स हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें एटलीस्ट ईयर पता होना चाहिए। 1874 में इनका बर्थ हुआ था, 1963 में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। सो दिस ब्यूटीफुल पोम है ना, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो इज composed by यानी किसने लिखी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट
रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनका बर्थ और डेट मैंने आपको बताया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हु वॉज है क्योंकि डेथ हो चुकी है उनकी, हु वॉज एन अमेरिकन पोएट, ये कौन थे? अमेरिका के पोएट थे। ओके, तो ये बस एक लाइन है, कोई ज्यादा नहीं है। ये एक लाइन अगर हमें पता होगी ना, तो अगर हम कोई आंसर लिखेंगे और उसकी शुरुआत करेंगे तो उससे क्या होगा कि एक अच्छा हमें फायदा होगा कि एग्जामिनर पे हमारा एक इम्प्रेशन जाएगा कि बच्चे ने अच्छे से तैयारी की है। तो चलिए शुरू करते हैं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। कविता बहुत छोटी सी है ना, सिर्फ 2 स्टेंजाज हैं इसमें और 4-4 लाइन है, लेकिन इस कविता के माध्यम से कवि ने बहुत ही अच्छी बात हम तक पहुंचाने की कोशिश की है। कवि क्या कहना चाह रहा है कि हम लोग जनरली क्या करते हैं पता है, एक परसेप्शन अपना माइंड सेट करके चलते हैं। परसेप्शन यानी माइंड सेट करके चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आप कोई सामान लेने जा रहे थे, रास्ते में बिल्ली ने आपका रास्ता काट लिया, है ना। सामान लेने जा रहे थे, रास्ते में क्या हुआ, बिल्ली ने रास्ता काट लिया। तो अब हम क्या कहेंगे, अरे बिल्ली ने रास्ता काट लिया, अब तो मेरा काम खराब ही होगा। आपने ऑलरेडी कुछ नहीं सोचा, अपने दिमाग में एक चीज डाल ली कि अब तो क्या होगा, मेरा काम खराब ही होगा। कोई जरूरी है? ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। ये सिर्फ हमारे, क्योंकि हमने हमारा दिमाग, आपको पता है आपका दिमाग, आप जो चीजें सोचते हो आपकी आगे की प्लानिंग उसी की तरह से होती है ना। तो ये चीजें मान लो हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई पार्टी में जा रहे हैं, जाते जाते किसी को छींक आ गई, हम वही रुक जाते हैं, अरे छींक आ गई, अब क्या है, बैठ जाओ सबके सब, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम क्या करते हैं, अपने दिमाग में फिक्स कर लेते हैं, अपनी चीजों को सेट कर लेते हैं कि ये ऐसा ही होगा। तो ये ऐसा नहीं होता है ना। ये चीजें हमें हमारे दिमाग में नहीं रखनी है। तो पोएट ने बहुत ही अच्छी तरीके से ये एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि कई बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो ये चीजें जो हम हमारे दिमाग में फिक्स करके चलते हैं उनको बदल देती हैं। पहले से ही अपना माइंडसेट ना करें, पहले से ही चीजें अपने दिमाग में फिक्स ना करें। अब देखिए क्या बता रहे हैं वो, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree, कि मतलब पोएट जो है, अच्छा पोएट ये जो सेटिंग है पोम की सेटिंग, डस्ट ऑफ स्नो, तो स्नो से ही हम समझ जाते हैं कि जो कविता जिस वक्त लिखी गई है वो कैसा सीजन था, विंटर सीजन था, सर्दियों का सीजन था, क्योंकि बर्फबारी कब होती है, सर्दियों के सीजन में। तो द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, कि मतलब मैं शायद जो आप हमारे कवि हैं वो कहीं जा रहे थे, जाते जाते अचानक से क्या हुआ, एक कौवा, क्रो है ना, कौवा जो है उसने क्या किया, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, उनके कंधे पर डस्ट ऑफ स्नो, यानी डस्ट ऑफ स्नो या मिट्टी नहीं है, डस्ट का मतलब मिट्टी नहीं है, स्नो का मतलब, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है, कुछ पार्टिकल्स, कुछ बर्फ उनके कंधे पर गिरी, ठीक है, कंधे पर गिरी। अब जब उनके कंधे पे वो गिरी, यहां पर देखो आप लोगों ने जनरली देखा होगा, हमने काफी सारी, आपने इससे पहले भी कविताएं पढ़ी होगी, क्या किसी कविता में आपने क्रो का नाम देखा है? नहीं, क्रो का नाम कोई यूज नहीं करता है, क्योंकि क्रो को क्या लिया जाता है, नेगेटिव साइड दिखाने के लिए काम में लिया जाता है। उसी तरह से हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री भी क्या है, एक ऐसा पेड़ है जिसपे इसको पॉइजनस ट्री बोलते हैं, है ना, व्हाइट फ्लावर्स होते हैं इस पे, और इसको क्या कहा जाता है, ये एक जहरीला पौधा है। तो सोचो दोनों ही चीज नेगेटिव, दोनों ही चीज नेगेटिव हुई। क्रो, क्योंकि आपको भी पता है क्रो किसको शो करता है, एलोमेन को, एलोमेन को शो करता है। क्योंकि क्रो किसका साइन है, क्रो बेसिकली देखा जाए तो डेथ का साइन भी माना जाता है ना। देखा, आप लोगों को भी पता होगा कि जब किसी के घर में डेथ हो जाती है तो उसके बाद रोज कुछ बनाया जाता है उस इंसान के लिए और कौवों को खिलाया जाता है, करते हैं ना हम ऐसा।
होता है। तो यानी कहीं ना कहीं जो क्रो है वो किसको सिंबलाइज करता है, नेगेटिविटी को। हेमलॉक ट्री वो भी नेगेटिव क्योंकि पॉइजनस है, तो दोनों ही चीज क्या है, नेगेटिव है। अब देखिए आगे क्या होता है, जैसे ही क्रो ने पोएट के कंधे पर डस्ट पार्टिकल्स यानी स्नो गिराया, हो सकता है देखो क्योंकि ठंड का मौसम है, बर्फ है चारों तरफ, सारे ट्रीज वगैरह जो हैं वो सब भी बर्फ से कवर्ड है, पूरी तरह से क्या है, हर जगह बर्फ ही बर्फ है। तो या तो ये हो सकता है कि क्रो उस पर बैठा, उसके बैठने से उसके मूवमेंट से शायद वो पार्टिकल्स गिरे, या हो सकता है कि पहले से क्रो उस पे बैठा हो और वो कहीं उड़ के जा रहा हो तो उसका मूवमेंट, मतलब कुछ ना कुछ उसका मूवमेंट हुआ। कुछ ना कुछ उसका मूवमेंट हुआ और उसके मूवमेंट से वो बर्फ जो है, उसके कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो किसके कंधे पर गिरे, पोएट के कंधे पर गिरे। अब उसके गिरने से क्या हुआ देखो, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रियूड। और उसके गिरने से, उस बर्फ के डस्ट ऑफ पार्टिकल्स के गिरने से हुआ क्या, चेंज ऑफ मूड, पोएट का मूड एकदम बदल गया। जो मूड उसका खराब था, अब ये खराब था हमें कैसे पता चला, मैं हम तो पोएट के साथ थे नहीं उस वक्त, हमें ये कैसे पता चला, क्योंकि देखो आगे की लाइन और अच्छे से इसको क्लियर कर रही है, एंड सेव्ड सम पार्ट, और इसके गिरने से कुछ टाइम बच गया है ना, सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रियूड, मतलब जो दिन था मेरा उसमें मैं काफी परेशान हो रहा था कि मैंने क्यों अपना दिन खराब कर दिया। रियूड का मतलब क्या होता है, हेल्ड इन रिग्रेट, है ना। रियूड का मतलब क्या होता है, देखिए नीचे आपको ग्लोसरी में दिया हुआ है, हेल्ड इन रिग्रेट यानी पछतावा होना, कि मतलब मैं पछता रहा था कि मेरा मूड खराब है या वो, लेकिन यहाँ क्या हुआ, सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, लेकिन जो मेरा मूड था वो मेरा मूड अच्छा हो गया, मेरा मूड बदल गया, और मेरा मूड बदलने से जो मेरा कुछ टाइम है, पूरा दिन अभी गया नहीं था है ना, कुछ टाइम जो है मेरे दिन का बच गया। यानी क्या कहना चाह रहा है पोएट, अच्छा हुआ उसके साथ, क्या कहना चाह रहा है कवि, कि उसके साथ अच्छा हुआ, एक पॉजिटिव लुक दे रहा है पोएट यहाँ पर। और वो क्या बताना चाह रहा है कि दो दो नेगेटिव चीजें, क्रो, हेमलॉक ट्री, दो दो नेगेटिव चीजें होने के बाद भी उन दोनों की वजह से, कहीं ना कहीं उन दोनों की वजह से ही कवि के साथ क्या हुआ है, अच्छा हुआ है आज, यानी उसका दिन पूरा खराब होने से बच गया, उसने अपना टाइम बचा लिया। तो ये हमारी छोटी सी कविता थी, इसमें कवि जो है वो हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, कवि एक तो हमें अगर थीम बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये भी बता सकते हो, पॉजिटिव आउटलुक ऑफ नेचर, है ना, कि जो हमारी प्रकृति है वो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। प्रकृति में अगर आप हो, आप प्रकृति के साथ जब हो, आप नेचर के साथ जब हो, तब आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा, क्योंकि नेचर तो खुद एक गिवर है ना, नेचर प्रकृति तो हमें सिर्फ देती ही है, हमसे कुछ लेती नहीं है ना, हमें वो देती है। तो नेचर क्या है, एक पॉजिटिव आउटलुक को यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। तो अगर थीम बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप वो भी बता सकते हैं। चलिए ये हमारी कविता तो हो गई। अब इसमें आप देखिए इसकी राइम स्कीम चेक करते हैं, क्योंकि कई बार आपके राइम स्कीम का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए क्रो, जब राइम स्कीम शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसको ए से शुरू करेंगे, एबीसीडी होती है ना जैसे, तो शुरू किससे करेंगे, ए से शुरू करा। अब क्रो के बाद दूसरी लाइन के लास्ट वर्ड पे आओ, दूसरी लाइन का लास्ट वर्ड क्या है, मी, क्या वो क्रो की जैसी साउंड आ रही है उसमें, नहीं आ रही है, तो इसको आप क्या कर दोगे, नाम दे दोगे बी। समझ में आया, पहले को क्या दिया हमने ए, दूसरी लाइन अलग थी, उसकी आवाज, उसकी साउंड मैच नहीं हो रही थी, हमने उसको नाम दे दिया बी। अब देखो स्नो, क्रो स्नो, आवाज मिल रही है ना, क्रो स्नो, आवाज मिल रही है, साउंड मिल रही है पीछे से, तो इसको आप क्या ना दे दोगे वापस ए, ठीक है। ट्री, मी ट्री,
आवाज मैच हो रही है, साउंड मैच हो रही है, तो इसको भी क्या नाम दे दोगे? एक मिनट, चलिए, तो क्रो ए, मी बी, स्नो ए, ट्री बी। तो पहले स्टेंजा की हमारी राइम स्कीम क्या बन गई? ए बी ए बी। समझ में आया? राइम स्कीम बनानी आई? राइम स्कीम में आपको क्या करना है? साउंड मैच करनी है। जो आपकी लाइन है उसका लास्ट वर्ड आपको देखना है, और लास्ट वर्ड की आवाज देखो मैच करके किससे मैच हो रही है। ठीक है, आगे देखो, हार्ट, वापस से ए दे दो, वापस से हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मूड बी, पार्ट, हार्ट पार्ट, साउंड मैच हो रही है तो क्या हो जाएगा? ए। र्यूड, क्या हो गई? मूड र्यूड, बी। तो इसकी भी साउंड क्या हो गई? ए बी ए बी। तो ये देखो, ये हमारी पोएम की क्या हो गई? राइम स्कीम। क्या हो गई? राइम स्कीम। आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, लाइंस आपको दे दी जाएगी, लाइंस देकर आपसे पूछ लेंगे कि इसकी राइम स्कीम क्या है। तो राइम स्कीम के लिए आपको क्या करना है? लास्ट वर्ड जो है आपकी हर लाइन का, उस लास्ट वर्ड की साउंड मैच करके देखनी है, आवाज मिलाकर देखनी है। जिसकी मिल रही है उसको नाम देते जाओ और ये आपकी राइम स्कीम बन जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब हम करते हैं बात हमारी पोएटिक डिवाइसेस की। ये तो हमने कर लिया, राइम स्कीम समझ में आ गई सभी को। अब राइम स्कीम के बाद देखो, हमने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में पढ़ा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में हमें कुछ लाइंस, जब आप एक कविता पढ़ते हो ना, तो एक कविता में देखो उसके पोइट के बारे में, यानी कवि के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, पोइट के बारे में पता होना चाहिए, उसकी राइम स्कीम के बारे में पता होना चाहिए, राइम स्कीम के बाद उसकी डिवाइसेस के बारे में पता, मतलब ये जो राइम स्कीम लिखी। अब हम बात करेंगे इसकी डिवाइसेस की। ठीक है, डिवाइसेस क्या क्या है देखिए। डिवाइसेस में है सबसे पहले तो ये पोम क्या है? सिंबलाइज्ड है। इसमें किसका यूज हुआ है? सिंबलिज्म का। किसका यूज हुआ है? सिंबलिज्म। किसका यूज हुआ है? सिंबलिज्म का। सिंबलिज्म कैसे? देखो, क्रो और हेमलॉक ट्री को सिंबलाइज किया गया है। क्या चीज बताने के लिए? नेगेटिव थॉट्स, क्योंकि हमारे दिमाग में होता है ना, क्रो है तो नेगेटिव होगा, हेमलॉक ट्री है तो नेगेटिव होगा, तो वो सिंबलाइज। ठीक है, सिंबलिज्म। उसके साथ ही सिंबलिज्म के बाद में देखिए, इस पूरी कविता में आप देखो कहीं पर भी कोई भी पंक्चुएशन मार्क है क्या? लास्ट लाइन के अलावा कहीं पर भी आपको कोई भी लाइन में देखो, क्रो, क्रो के बाद मी के बाद स्नो, ट्री, कहीं पर भी आपको कोई कॉमा या कोई सेमी कॉलन या कोई जो इंटरजेक्शन का मार्क है वो कुछ भी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। पूरी कविता में कहीं पर भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। तो जब आपकी कविता में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है तो देखो, तो उसको क्या बोलते हैं? एंजैबमेंट। क्या बोलते हैं? एंजैबमेंट। क्या बोलते हैं? एंजैबमेंट। क्लियर? जब आपकी कविता में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं? उसको एंजैबमेंट। अब देखो इसके बाद यहां पर द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। अब देखो, डाउन ऑन, शूक डाउन ऑन, साउंड आ रही है ओ की। ओ क्या है? वावेल है। ओ क्या है? वावेल है। देखो शूक डाउन ऑन, है ना? शूक डाउन ऑन, साउंड किसकी आ रही है? ओ की। तो ये किसका एग्जाम्पल है? एजोनेंस का। किसका एग्जाम्पल है? एजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको? एजोनेंस। एजोनेंस जिसमें वावेल की साउंड आती हो एक ही लाइन में। ठीक है, समझना। ठीक है,
फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट। देखो हैज एच से शुरू हो रहा है, हार्ट एच से शुरू हो रहा है, हो रहा है, हैज एच से शुरू हो रहा है, हार्ट एच से शुरू हो रहा है। जब एक ही लाइन में कॉन्सोनेंट साउंड हो, यानी एच, देखो हैज, हार्ट, ह का साउंड आ रहा है ना, एक ही लाइन में दोनों वर्ड, और वावल नहीं है। वावल कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। तो वावल साउंड नहीं है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर एच है, ह, यानी कॉन्सोनेंट साउंड है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? एलिट्रेशन का। किसका एग्जाम्पल है? एलिट्रेशन का। समझ में आया? एलिट्रेशन का। सेव्ड सम, देखो एस एस, सेव्ड सम एस एस, तो ये किसका एग्जाम्पल है? फिर से एलिट्रेशन। फिर से क्या है? एलिट्रेशन। ठीक है। ऑफ अ डे आई हैड रूड, एजोनेंस, एलिट्रेशन और सिंबलिज्म, एंजैपमेंट, इमेजरी, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए, और भी होंगे एक्चुअली, यहाँ पे फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये एग्जाम्पल्स हम और पूरी डेफिनेशन के साथ आपको जो पीडीएफ मिलेगा, उस पीडीएफ में आपकी सारी चीजें होंगी। ठीक है, उसमें आपको ये डिवाइसेस और जो कविता में इसके उदाहरण है वो भी आपको मिल जाएंगे। क्लियर? तो चलिए, इस कविता में कोई दिक्कत तो नहीं है। कवि ने क्या समझाने की कोशिश की है? कवि ने ये समझाने की कोशिश की है कि कभी भी अपने दिमाग में पहले से ही नेगेटिव थॉट्स लेकर काम ना करें, पहले से ही परसेप्शंस ना बनाएं, पहले से ही चीजें ना सोचकर चलें। हमें भी नहीं पता है कि कब क्या होने वाला है। और प्रेजेंस ऑफ नेचर, जब प्रकृति के साथ आप हैं, प्रकृति आपको कुछ कर रही है, तो वहां पर आपके साथ कुछ अच्छा ही होगा, कुछ गलत नहीं होगा। समझ में आ गया? हुआ क्लियर? चलिए दूसरी कविता के लिए चलते हैं हम। करेंगे स्टार्ट दूसरी। चलिए, फायर एंड आइस, ये भी हम देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन्स की कविता है ना। अच्छा, इसके भी पोएट कौन है? इसके भी पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में तो हमने पहले ही पढ़ा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1874 में इनका बर्थ हुआ, 1963 में इनकी डेथ हुई। और यहाँ डस्ट ऑफ स्नो की जगह हम नाम लिख देते हैं फायर एंड आइस इज कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट हु वाज एन अमेरिकन पोएट। ओके, चलिए आप देखिए, अब ये जो कविता है फायर एंड आइस, यहाँ पर नाम पढ़ के तो हमें क्या लगेगा? आग और बर्फ, है ना, आग और बर्फ। तो यहाँ पर जो ये आग और बर्फ है, क्या वो सच में आग और बर्फ की बात हो रही है, या यहाँ पर भी सिंबलिज्म को यूज किया गया है? पोएट ने सिंबलिज्म को यूज किया है, और क्या बताने के लिए यूज किया है वो हमें लिटरल मीनिंग में हमें देखना है। पहले हम इसकी लिटरल मीनिंग समझते हैं, फिर हम समझेंगे कि आखिर पोएट एक्चुअल में क्या कहना चाहते हैं। देखो, some say the world will end in fire, कुछ का मानना है कि दुनिया का अंत फायर में हो जाएगा। अब ये देखो, एक साइंटिफिक फैक्ट भी है, जो साइंटिस्ट है ना वो भी बोलते हैं। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जब जो तापमान है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी बहुत ज्यादा हो जाएगी। गर्मी क्या होगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो उससे क्या होगा? दुनिया खत्म हो जाएगी। सम से इन आइस, कुछ कह रहे हैं कि ठंड इतनी ज्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर इतना डाउन चला जाएगा कि उससे लोग मर जाएंगे, तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ये तो देखो क्या है, अगर हम बात करें साइंटिफिक फैक्ट्स की हम बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं ना। हाँ, मान लिया कि दुनिया खत्म होगी, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होगी, लेकिन यहाँ पे जो कवि बात कर रहे हैं, कवि अपनी बात कर रहे हैं और वो साइंटिफिक फैक्ट से बात नहीं कर रहे हैं। अब कवि क्या कह रहे हैं देखिए,
फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब यहाँ पर ये क्या कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि जब अगर मैं बात करूं कि कुछ लोग बोल रहे हैं फायर से, कुछ लोग बोल रहे हैं आइस, अब इसकी हम कवि जो बताना चाह रहे हैं, देखो फायर जो है, फायर किसको शो कर रहा है, बेसिकली डिजायर्स को। फायर किसको शो कर रहा है, डिजायर्स। डिजायर्स क्या होती है, हमारी इच्छाएं, हमारा लालच जो कभी खत्म ही नहीं होता है। हम इतना मतलब अपने लालची होते जा रहे हैं कि एक दिन दुनिया खत्म हो जाएगी, हम इतना इस लालच में बढ़ते जा रहे हैं, है ना। और आइस किसको रेफर कर रहे हैं पोएट, आइस किसके लिए बता रहे हैं, आइस जो है हेट्रेड को शो कर रहा है, नफरत को, ठीक है। तो बेसिकली पोएट जो है इन दो चीजों की बात कर रहे हैं। तो फायर का मतलब क्या है, डिजायर्स जो हमारी इच्छाएं हैं, और आइस किसके बारे में है, हेट्रेड, नफरत के बारे में, ठीक है। अब पोएट क्या कह रहे हैं, देखो फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कि अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने सच में देखा है कि लोगों की डिजायर्स खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। अच्छा मतलब जैसे हम अगर शुरू करें कि आज मेरे पास साइकिल नहीं है भाई, मुझे साइकिल चाहिए ताकि मेरा थोड़ा चलना कम हो जाए, मैं थक जाता हूँ, साइकिल मिल जाएगी तो थोड़ा आराम हो जाएगा। चलो भाई साइकिल आ गई, बड़े मजे हो गए। अब साइकिल से जा रहे हैं, सामने वाले के पास बाइक है, अरे मेरे पास तो साइकिल ही है, काश मुझे भी ऐसी मोटरसाइकिल मिल जाए, है ना। तो मोटरसाइकिल भी आ जाएगी। मोटरसाइकिल आने के बाद फिर गए, सामने वाले के पास कार देखी। तो मतलब ये ऐसी डिजायर्स है हमारी जो हमको क्या कर रही हैं, हमारा ये लालच बढ़ता ही जाता है, खत्म ही नहीं होता है। तो कवि भी वही कह रहे हैं कि अगर मैं डिजायर की बात करूं तो मैंने जितना समझा है तो मैं भी क्या कहूंगा, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो मैं भी उन्हीं लोगों के साथ जाऊंगा, मैं भी यही कहूंगा कि हाँ इस दुनिया का अंत इस डिजायर, आप देखो डिजायर में आप ग्रीड भी बोल सकते हो, है ना, एवराइज भी बोल सकते हो। ये सारी चीजें क्या है, हमारे लालच, लस्ट, ये सब क्या है, इसी के सिनोनिम है ना। डिजायर, ग्रीड, लस्ट, एवराइज, ये सब किसको शो कर रहे हैं, किसको सिंबलाइज कर रहे हैं, फायर को। किसको सिंबलाइज कर रहे हैं, फायर को। तो कवि कह रहा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि इन सब की वजह से ही ये दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी, सभी के सभी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। फिर दूसरा थॉट, दूसरे स्टेंजा में वो क्या कह रहा है, पहले में तो उन्होंने बोल दिया कि दुनिया किसकी वजह से खत्म होगी, फायर की वजह से। फायर किसको सिंबलाइज कर रही है, डिजायर, ग्रीड, एवराइज, लस्ट को कर रही है ना। पर आगे वो क्या बोल रहे हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। पेरिश का मतलब क्या होता है, खत्म होना। देखिए दे रखा है, सॉरी, पेरिश का मतलब क्या है, डाई, खत्म हो जाना, मर जाना। कि अगर ऐसा कुछ होता है कि दुनिया एक बार में ना खत्म हो के दो बार में खत्म हो, ऐसा कुछ हो कि दुनिया एक बार में नहीं बल्कि दो बार में खत्म हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। तो मैं ये कह सकता हूं कि मुझे नफरत के बारे में भी काफी चीजें पता है। दूसरी बार अगर दुनिया खत्म होगी तो किसकी वजह से होगी, हेट की वजह से, नफरत की वजह से। पहला तो अगर पहले में वो बोल रहे हैं कि डिजायर्स, ग्रीड, लस्ट, इनकी वजह से तो दुनिया खत्म होनी है, बट ऐसा कुछ हुआ कि पूरी दुनिया एक साथ नहीं खत्म हुई, और दूसरी बार में अगर दो बार में दुनिया खत्म हो रही है तो पक्का है कि दूसरी बार में दुनिया नफरत की वजह से खत्म हो जाएगी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, कि सच में अगर आइस किसको रेफर कर रहा है, देखो आइस किसको शो कर रहा है, हेट्रेड तो हमने लिखा ही है ना, हेट्रेड को, कोल्डनेस को, है ना, कोल्डनेस को, और हेट्रेड है, कोल्डनेस है, रिजिडिटी, रिजिडिटी, है ना, रिजिड होना, मतलब किसी बात के लिए मानना नहीं, अपनी चीजों को लेकर एडमंड हो जाना कि नहीं मैंने बोल दिया तो बस यही होगा, मुझे ये चाहिए तो बस चाहिए। तो वो चीजें है ना,
हेट्रेड, कोल्डनेस, रिजिडिटी, ये सब किसको शो कर रही हैं? ये सब आइस को सिंबलाइज कर रही हैं। समझ में आया? फायर में क्या क्या पढ़ा हमने? डिजायर, ग्रीड, एवराइस, लस्ट। और आइस की जब बात कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं कवि कि अगर दूसरी बार में, मान लो पहली बार में पूरी दुनिया खत्म नहीं होती है, दूसरी बार में होती है, तो दूसरी बार पक्का नफरत की वजह से, कोल्डनेस, रिजिडिटी की वजह से इस दुनिया का अंत हो ही जाएगा। इज ऑल्सो ग्रेट, क्योंकि नफरत भी दुनिया को खत्म करने के लिए बहुत है। एंड वुड सफाइस, और काफी है। सफाइस का मतलब सफिशिएंट, काफी है, इनफ, है ना। एंड वुड सफाइस का मतलब क्या है? काफी है, खत्म करने के लिए इनफ है। तो ये हमारी दूसरी कविता थी, जिसमें बेसिकली जो कवि हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि इंसान अपनी डिजायर्स, अपने लालच, अपने लस्ट में उसे पता ही नहीं चल रहा है कि वो कितना किस तरफ बढ़ता जा रहा है, डिस्ट्रक्शन की तरफ, अपने नाश की तरफ बढ़ता जा रहा है। और उसी तरह से वही चीज अगर एक बार में नहीं खत्म होती है पूरी दुनिया, तो नफरत से तो पूरी तरह से खत्म हो ही जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर कवि ने दो चीजें हमें बताई, डिजायर और हेट्रेड के बारे में। चलिए अब हम इसके भी कुछ पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। इसमें बिकॉज राइम स्कीम का तो मुझे लग रहा नहीं है, फायर, आइस, डिजायर, फायर, तो राइम स्कीम का इसका नहीं है। जिस कविता में राइम स्कीम नहीं होती है उसको फ्री वर्स पोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्री वर्स पोम। ठीक है, अब चलो इसके कुछ हम डिवाइसेस देख लेते हैं। पहली और दूसरी लाइन देखो, पहली और दूसरी लाइन किससे शुरू हो रही है? सम से हो रही है। दोनों की शुरुआत बिल्कुल सेम है। तो जब आपकी एक से ज्यादा लगातार, ये ध्यान रखना, एक से ज्यादा लगातार लाइनें हैं, अगर वो सेम वर्ड से शुरू हो रही हो, तो इस डिवाइस को क्या बोलते हैं? एनाफोरा। क्या बोलते हैं? एनाफोरा। एनाफोरा, समझ में आया? एनाफोरा में क्या होता है, वो डेफिनेशन वगैरह सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। अभी हम वर्बल सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं। ठीक है, जब एक से ज्यादा लाइन की शुरुआत सेम हो, एक जैसी हो, तो उस डिवाइस को क्या कहते हैं? एनाफोरा। अब इसमें देखो, फायर, फायर, फायर तो कई बार आ रहा है ना, रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? फायर, फायर, तो इसको हम क्या कह देंगे? रिपीटेशन। रिपीटेशन में क्या होता है? पूरा वर्ड रिपीट होता है। क्या होता है? जैसे यहाँ पे साइड में लिख दूं ताकि और क्लियर हो जाए। रिपीटेशन, रिपीटेशन भी है इसमें, और रिपीट क्या हो रहा है? वर्ड। देखो फायर हो रहा है ना, एक मिनट, फायर वर्ड रिपीट हो रहा है ना। आइस वर्ड रिपीट हो रहा है, फायर, आइस, हो रहा है ना ये वर्ड रिपीट, दिख रहे हैं? चलिए अब दूसरे हम आगे बढ़ते हैं। सम से द वर्ल्ड विल, देखो वर्ल्ड किससे शुरू हो रहा है? W से। विल किससे शुरू हो रहा है? W से। W क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो अभी हमने पिछली कविता में पढ़ा था कि जब कॉन्सोनेंट साउंड एक से ज्यादा वर्ड एक लाइन में रिपीट होते हैं, तो वो किसके एग्जाम्पल हैं? एलिट्रेशन के। किसके एग्जाम्पल हैं? एलिट्रेशन के। समझ में आया? किसके हैं? एलिट्रेशन। क्लियर हो रहा है? चलिए आप देखिए, फेवर, फायर, फेवर, फायर, एफ एफ, है ना, फेवर, फायर, देखिए फेवर, फायर, एफ एफ, एफ एफ है दोनों में, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? एलिट्रेशन। किसका एग्जाम्पल है? एलिट्रेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, आई होल्ड दोज हु, देखो होल्ड दोज हु, होल्ड
those who, ओ साउंड आ रहा है, hold those who, है ना, hold those who, ओ साउंड रिपीट हो रहा है। अभी आपको बताया था कि जब वॉवल साउंड रिपीट होते हैं तो वो कौन सा डिवाइस होता है, एजोनेंस। कौन सा डिवाइस होता है, एजोनेंस। क्लियर, होल्ड दोज हु, ओ साउंड रिपीट हो रहा है तो ये किसका एग्जाम्पल है, एजोनेंस का। चलिए नेक्स्ट देखिए, some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great. से भी देखो रिपीट हो रहा है तो रिपीटेशन में आप से का भी लिख सकते हो, है ना। रिपीटेशन में हम किसका लिख सकते हैं, से का भी, क्योंकि से भी कई बार इसमें रिपीट हुआ है। To say that for destruction ice is also great and would suffice. अब देखो इसमें ऑब्वियस है इमेजरी यूज हुई है कि पोइट ने एक इमेजिनेशन, एक इमेजरी आपको बोला है कि ये हम ऐसा सोच सकते हैं, इस इमेजिनेशन में हम जा सकते हैं, है ना। दूसरा सिंबलिज्म यूज हुआ ही है, फायर और आइस को हम सिंबलिज्म की तरह देख ही रहे हैं कि फायर को किससे सिंबलाइज किया है, डिजायर्स, लस्ट, एवराइज, ग्रीड, इससे सिंबलाइज किया है। और आइस को किससे सिंबलाइज किया है, कोल्डनेस, रिजिडिटी, हेट्रेड। तो बेसिकली पोएट यहाँ पर ये कन्वे करना चाहते हैं कि यहाँ हम अगर बात करें, ये दुनिया जो है, अगर हमने हमारी ग्रीड, हमारे लालच, हम इतने लालची होते जा रहे हैं, अगर हमने उस चीज को नहीं रोका, वो लालच अगर हमने कम नहीं किया तो क्या होगा, हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है और एक ना एक दिन क्या होगा, इस पूरी दुनिया का अंत हो जाएगा। और उसके कारण भी कौन होंगे, हम लोग ही होंगे। हमारी इच्छाएं, हमारा ग्रीड, हमारा लालच, हमारा एबन जो कहते हैं ना एडमेंट होना, हमारी कोल्डनेस, हमारी नफरत, यही सब इस दुनिया के खत्म होने का कारण बनेंगे। तो ये हमारी आज हमने दो कविताएं पढ़ी, है ना, दो कविताएं हमने पढ़ी। क्या थी दोनों कविताएं, एक तो थी हमारी डस्ट ऑफ स्नो, जिसमें पोएट ने समझाने की कोशिश की है क्या, बहुत अच्छी चीज कि अपना माइंड पहले से ही सोचकर ना चलें, परसेप्शन दिमाग में ना रखें, हमें भी नहीं पता कि नेचर कब हमारे साथ अच्छा कर सकता है ना। नेचर के साथ जब आप हो तो हमेशा आपके साथ अच्छी चीजें होंगी। और जो हमने दूसरा यहाँ पढ़ा, दूसरी हमारी कविता क्या थी, फायर एंड आइस। फायर एंड आइस आपको क्या बता रही हैं, फायर एंड आइस आपको बता रहे हैं इस दुनिया का अंत होना, कि दुनिया कैसे खत्म हो जाएंगी, हमारी लालच, हमारे, जिसमें पोएट ने दो चीजों को सिंबलाइज किया है, फायर को और आइस को। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, दोनों ही कविताओं को अच्छे से पढ़ना है, राइम स्कीम समझनी है। पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि अमेरिका से थे, हमें ये भी पता होना चाहिए। दोनों कविताओं को अच्छे से पढ़ेंगे, पोएटिक डिवाइसेस को एक बार अच्छे से देखेंगे, खुद से और एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, तो आप सभी का आज का टास्क यही है, दोनों कविताओं को पढ़ेंगे, दोनों की समरी, सारांश लिखने की कोशिश करेंगे अपने वर्ड्स में, और पोएटिक डिवाइसेस को भी अच्छे से रिवाइज करेंगे। ओके एवरीवन, गुड डे ऑल ऑफ यू।